साल 2013 और दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम 14,000 लोगों से भरा हुआ था। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि ये लोग कोई कंसर्ट के लिए नहीं आए थे, ना ही किसी बॉलीवुड स्टार या क्रिकेटर के लिए। ये लोग आए थे मैथ्स पढ़ने एक टीचर से जिसका नाम था बाइजू रविंद्रन। एक ऐसा टीचर जिसने टीचिंग को परफॉर्मेंस बना दिया था। उस टाइम शायद ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा ये इंसान इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बनाएगा और फिर उसका डाउनफॉल भी देखेगा। ये कहानी है बाइजूस की। लेकिन ये सिर्फ एक सक्सेस या फेलियर की स्टोरी नहीं है, ये एक जर्नी है विजन से वैल्यूएशन की और वैल्यूएशन से रियलिटी तक की। बाइजू रविंद्रन का बर्थ केरला में हुआ और उनके दोनों पेरेंट टीचर थे, तो नेचुरली वो टीचिंग उनके एनवायरनमेंट में ही था। बचपन से ही उनके दो हॉबी मेन थे, स्पोर्ट्स और मैथमेटिक्स। एज मिडिल क्लास हम सबकी तरह उनके पास भी दो ही ऑप्शन थे, या तो इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर। तो उन्होंने इंजीनियरिंग चूज की। अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद उन्होंने 2001 में एक शिपिंग कंपनी में जॉब स्टार्ट की। लाइफ नॉर्मल चल रही थी और 2 साल के बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट ने सब कुछ बदल दिया। उनके कुछ फ्रेंड्स कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे और उन्होंने बाइजू से हेल्प मांगी थी। बाइजू ने एज अ फ्रेंड उनको पढ़ाया और कैजुअली खुद भी कैट का एग्जाम दे दिया। फिर कैट का रिजल्ट आता है एंड उनको 100 परसेंटाइल मिलते हैं, बल्कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार। ये बात उन्हें एक नॉर्मल इंजीनियर से एक फिनोमिनल टीचर बना देती है। इसके बाद स्टूडेंट उनसे पढ़ने के लिए लाइनें लगाते थे और यहीं से एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। साल 2006 में बाइजूस ने स्टार्ट किया बाइजूस क्लासेस। इनिशियली क्लासेस छोटी थी लेकिन डिमांड इतनी जल्दी बढ़ी कि उन्हें एक छोटी क्लासेस से पूरा ऑडिटोरियम लेना पड़ा। एक टाइम पे वो 1000 से 1200 स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। उनका टीचिंग स्टाइल बिल्कुल अलग था। वो रट्टे वाली लर्निंग पे विश्वास नहीं रखते थे, वो कंसेप्ट समझाते थे प्रॉपर। और यही डिफरेंस उन्हें बाकी टीचर से अलग बनाता है। स्टूडेंट्स को पहली बार लगने लगा था कि मैथ्स भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। उनका सेल्स मॉडल सिंपल था, पहली क्लास फ्री, अगर समझ आए तो अगली पेड। और सरप्राइजिंग 10 में से 9 लोग उनकी क्लासेस को एनरोल करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी क्लासेस को एक्सपेंड किया, मल्टीपल सिटीज में अपनी ब्रांचेस खोली, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, लगभग 9 सिटीज में उन्होंने अपनी ब्रांचेस ओपन की। लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन थी, एक इंसान फिजिकली हर जगह पे प्रेजेंट नहीं हो सकता था और बाइजू 24/7 काम कर रहे थे, जिससे वो भी अब एग्जॉस्ट हो चुके थे। फिर आता है 2009 में उन्होंने अपनी टीचिंग को डिजिटाइज करने का प्लान बनाया। सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्होंने अपनी ट्यूशन क्लासेस को 45 सिटीज में ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। यही स्टेप एक्चुअली इंडिया के एडटेक रेवोल्यूशन का फाउंडेशन था। 2011 में उन्होंने अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की, थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, और यहां से विजन और बड़ा हो गया। अब टारगेट सिर्फ कैट स्टूडेंट नहीं थे, अब टारगेट थे स्कूल स्टूडेंट्स। इंडिया में करोड़ की पॉपुलेशन है और आज की डेट में हर कोई स्कूल स्टूडेंट्स गेम्स या मूवीज मोबाइल पे देखते ही है। तो उनको ये समझ आ गया था कि एजुकेशन के लिए मोबाइल पे तो जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से 2015 में लॉन्च होती है बाइजूस एप्लीकेशन। ये सिर्फ एक ऐप नहीं थी, ये एक एक्सपीरियंस था। एनिमेशन, विजुअल स्टोरी टेलिंग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग पेस, हर स्टूडेंट अपनी स्पीड पर सीख सकता था। प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग था तो इन्वेस्टर्स ने भी नोटिस किया। धीरे धीरे बाइजूस इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बन गया। लेकिन यहीं से स्टोरी का डायरेक्शन चेंज होने लगता है। जैसे जैसे फंडिंग आती है वैसे वैसे एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ने लगती हैं। और स्टार्टअप वर्ल्ड में एक रूल होता है, ग्रोथ दिखनी चाहिए, फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए। और बाइजूस को तो मल्टीपल जगह से फंडिंग मिल रही थी और इस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए कंपनी अपना फोकस चेंज करती है प्रोडक्ट से सेल्स पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने एक एग्रेसिव सेल्स मॉडल को अडॉप्ट किया। डिजिटल एड्स, ऐप डाउनलोड, कॉल, देन काउंसलिंग सेशन, इमोशनल ट्रिगर करना। अगर आपका बच्चा बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर कर पा रहा तो उसका फ्यूचर का क्या होगा? पेरेंट कन्विंस, चाइल्ड कन्विंस, सेल्स कंप्लीट। इस मॉडल पर कंपनी ने हाइपर ग्रोथ अचीव की और इसी तरह 2018 में बाइजूस बन गई यूनिकॉर्न। फिर टाइम आता है पेंडेमिक का, 2020।
ऑनलाइन लर्निंग एक्सप्लोर्ड हुई, यूजर बेस रैपिडली ग्रोथ हुआ, इन्वेस्टर्स में फोमो क्रिएट हुआ और इन्वेस्टर्स ने और इन्वेस्ट करना चालू किया एडटेक कंपनीज में। लेकिन ये ग्रोथ परमानेंट नहीं थी। पेंडेमिक के बाद स्कूल फिर से खुले, डिमांड नॉर्मलाइज होने लगी और यहां से स्टार्ट होता है रियलिटी चेक। ड्यू टू एग्रेसिवली सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट हाई थी, प्रॉफिटेबिलिटी वीक होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी को रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी, जिसके कारण ले ऑफ्स हुए, फंडिंग स्लो हुई और फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता गया। इन्वेस्टर्स का बायबैक का प्रेशर, प्रॉफिट का प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता गया और धीरे धीरे कंपनी स्ट्रगल मोड में आ गई। एक्चुअल में बायजू फेल नहीं हुआ था, वो ओवर एक्सपेंड हो गया था। उन्होंने ग्रोथ को चेज किया लेकिन सस्टेनेबिलिटी को मिस कर दिया। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है जहां वैल्यूएशन वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फास्ट जाना इंप्रेसिव होता है लेकिन सही डायरेक्शन में जाना भी उतना ही जरूरी है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या बायजूस कमबैक कर पाएगी?